हेलो फ्रेंड, दिस इज अमरीश। वेलकम टू साइंस शिखर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ विटामिन पर है। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था वो विटामिन इंट्रोडक्शन का था। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं वो साइंस शिखर यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टॉपिक मेंशन करेंगे विटामिन। विटामिन 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 में हमें पढ़ना है विटामिन के टाइप्स के बारे में। तो लिखेंगे विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार। टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और जो दूसरा होता है वो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो मेंशन करते हैं विटामिन कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। पहले वाला जो विटामिन होता है उसे हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो दूसरा विटामिन होता है वो होता है पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन। पानी में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है विटामिन बी और सी। तो मेंशन कर लेते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो चार विटामिन होता है। लिख लेते हैं यहाँ पर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था। मैंने आपको लर्न करवाया था, ट्रिक से भी लर्न करवा दिया था। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है हमने कहा था इसे कीड़ा के ट्रिक से लर्न कर लेना। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है मैंने आपको बोला था कि चाबी के ट्रिक से भी इसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन लिख लेना। एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन है विटामिन B12। विटामिन B12 एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि विटामिन जो B12 होता है ये जो है बॉडी में स्टोर हो जाता है। बाकी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ये बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये बॉडी में स्टोर रहता है। तो याद रखिएगा कि जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं ये जो है हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। इस वजह से ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं। अक्सर इसी विटामिन की कमी हमें अपने शरीर में देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो याद रखिएगा एक अपवाद है विटामिन B12, ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है। बाकी के जो विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। बाकी जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। ये ज्यादातर आप देखेंगे तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर ये स्टोर रहती हैं। इस वजह से इस विटामिन की कमी आपको बॉडी में देखने को नहीं मिलेगी। रेयर केस में ही इस विटामिन की कमी आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो इस विटामिन की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये बातें क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के टाइप्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। तो लिखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, आपको याद हो गया होगा। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। तो लिख लेते हैं रासायनिक नाम रेटिनॉल। रासायनिक नाम रेटिनॉल। ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं इसे बार बार लिख रहा हूं, रेटिनॉल। रेटिनॉल मैंने आपको लर्न भी करवाया था कि रेटिनॉल को आपको कैसे लर्न करना है। मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए जो होता है ये आई रिलेटेड विटामिन होता है, हमारे आई के लिए काफी इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। और आई में पाया जाता है रेटिना, तो आप उसे कनेक्ट कर देना रेटिना से, तो यहां पर निकल के आएगा इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। तो आपको लर्न हो गया होगा। अब इसके कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला फैक्ट होता है कि जो विटामिन ए होता है उसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो इस बात को हम मेंशन करते हैं, विटामिन ए का निर्माण विटामिन ए का निर्माण
ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे शरीर में नहीं होता, नहीं होता। लगभग 90% विटामिन ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता, हमें इसे आउटर सोर्स से ही लेना होता है। विटामिन ए भी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में नहीं बनता, इसे हमें आउटर सोर्स से लेना होगा। अब वो आउटर सोर्स क्या है, मैं उसका चर्चा लास्ट में करूंगा। तो याद रखना, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। अब दूसरा जो फैक्ट है, विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। तो मेंशन करते हैं, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है। अब एंटी इन्फेक्शन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है तो उस इन्फेक्शन के संक्रमण को, यानी उस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में विटामिन ए मदद करता है। इसी वजह से कहा जाता है जो विटामिन ए है इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, किसी भी प्रकार की संक्रमण को फैलने से ये रोकता है। क्लियर हो गया। अब और फैक्ट इसमें ऐड करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप यहां पर लिखेंगे कि विटामिन ए जो होता है ये सबसे ज्यादा यकृत में स्टोर रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मेंशन कर लेते हैं, विटामिन ए अधिक मात्रा में यकृत में, यकृत मतलब लीवर में संचित रहता है, यानी स्टोर रहता है। तो अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन है जो अधिक मात्रा में लिवर में संचित रहता है तो आपका आंसर आएगा विटामिन ए। क्लियर हो गया। अब यहां पे लिखिएगा, जो विटामिन ए होता है इसके सोर्स कौन कौन से हैं, कि विटामिन ए को कहां से लिया जाए। तो इंपॉर्टेंट सोर्स जो है उसको मैं लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सोर्स होते हैं तो उतना ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसी को लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सोर्स। तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है आम। जो पका आम होता है वो विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है। तो लिखेंगे आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी जो आम है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। दूसरा पॉइंट यहां लिखेंगे गाजर। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी जो गाजर होता है वो भी विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है। तो लिखेंगे गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो यही है, आम और गाजर। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे पॉइंट में लिखवा दिया है कि आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। इसके अलावा और भी सोर्स हैं, जैसे कि हम मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे दूध में विटामिन ए पाया जाता है, हालांकि दूध में बहुत ज्यादा विटामिन ए नहीं पाया जाता, अल्प मात्रा में ही पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए पाया जाता है। तो दूध हो गया, या दूध से बने जो उत्पाद होते हैं, दुग्ध उत्पाद, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद जो हरी साग सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, वो भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो जो हरी सब्जियां होती हैं वो भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत होती हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा कि हरी सब्जियों के अलावा आप यहाँ पर मेंशन कर लेना जितने पीले रंग के फल होते हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है। तो पीले रंग के फलों में विटामिन ए पाया जाता है, फलों में विटामिन ए पाया जाता है। नारंगी लाल रंग के जो फल होते हैं उनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसको लिखिएगा, गोल्डन राइस जिसे कहते हैं सुनहरा चावल। तो गोल्डन राइस में
विटामिन ए पाया जाता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, विटामिन ए पाया जाता है, पाया जाता है। तो गोल्डन राइस भी क्या है, विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिएगा यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, विटामिन ए को वैक्सीनेशन विटामिन कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि दूध में लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन सी को अगर छोड़ दिया जाए तो दूध में लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन जो माँ का दूध होता है, माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता। तो इसके लिए किया क्या जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनका वैक्सीनेशन होता है, यानी जब उनका टीकाकरण होता है, तो उसमें विटामिन ए डाल करके दिया जाता है, जिससे छोटे बच्चों में विटामिन की कमी ना हो। तो विटामिन ए की कमी छोटे बच्चों में ना हो, इस वजह से वैक्सीन के रूप में, यानी वैक्सीन में डाल करके विटामिन ए दिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब बात हो गया इनके सोर्स का और इनके कुछ फैक्ट का। अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी होती है तो विटामिन ए से कौन सा रोग होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। मैं रफ कर दे रहा हूं और इससे होने वाले डिजीज को मैं ऊपर कंटिन्यू करता हूं। देखिए पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है विटामिन ए से रिलेटेड वो होता है, यहां मेंशन करना, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, ए की कमी से होने वाला रोग, होने वाला रोग। अगर आप विटामिन ए नहीं लेते हैं तो आपके बॉडी में कौन सी डिजीज हो जाएगी उसको हम देखेंगे। सबसे पहले डिजीज का नाम होता है रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी जैसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। एक चीज यहां पर याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है यहां पर कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस वो अलग चीज है, वो जेनेटिक है, वो विटामिन की कमी से नहीं होता। यहां पर ये नाइट ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है, रतौंधी जिसे कहा जाता है। तो रतौंधी में होता क्या है, रतौंधी में ये होता है कि जब रात्रि का समय आता है, जब प्रकाश खत्म हो जाता है, अंधकार आने को आता है, तो जो हमारी आंखें हैं, आंखों से चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं या देती हैं, यानी हम आंखों से चीजों को अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हैं जब नाइट का समय आता है। इसी को कहा जाता है रतौंधी। तो रतौंधी में क्या होता है, रात्रि के समय में हम चीजों को देख नहीं पाते हैं, इसे कहा जाता है रतौंधी। और रतौंधी में जो आंख का प्रभावित भाग होता है वो होता है रेटिना। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रतौंधी में हमारे आई का कौन सा भाग इफेक्टेड होता है, तो वो होता है रेटिना। तो लिख लेना प्रभावित भाग। रेटिना का, रेटिना में जो प्रभावित भाग होता है उसको लिखिएगा प्रभावित भाग, प्रभावित भाग, रेटिना। हमारा जो रेटिना होता है वो रतौंधी से प्रभावित होता है, रेटिना। क्लियर हो गया। उसके बाद जो दूसरा डिजीज होता है उसका नाम है जीरोप्थिलीमिया, जीरोप्थिलीमिया, लीमिया। ये भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। जीरोप्थिलीमिया में क्या होता है, हमारी आई का कौन सा भाग इफेक्टेड होता है, वो होता है कार्निया। तो लिख लेना यहां पे प्रभावित भाग, प्रभावित भाग, कार्निया। याद रखना कि रतौंधी में जो है प्रभावित भाग जो होता है वो होता है रेटिना, और जीरोप्थिलीमिया में जो प्रभावित भाग होता है वो होता है कार्निया। जो आई डोनेट किया जाता है, जो आई दान दिया जाता है, उसमें होता क्या है, ये कार्निया ही दिया जाता है, तो ये भी याद रखना। तो जीरोप्थिलीमिया में जो प्रभावित भाग होता है वो होता है कार्निया। अब जीरोप्थिलीमिया में होता क्या है, जीरोप्थिलीमिया में आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में ईचिंग होने लगता है, और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि आंखों में जो आंसू होता है वो बनना ही बंद हो जाता है। आपको पता होगा कि हमारे आईज में पाया जाता है लैक्रिमल ग्लैंड, उस लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा ही आंसू बनाया जाता है। लेकिन अगर जीरोप्थिलीमिया बीमारी हो जाती है तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है काम करना बंद कर देता है, वो आंसू का निर्माण नहीं कर पाता, इस वजह से हमारी आंखें जो है वो ड्राई हो जाती हैं। इसी को कहा जाता है जीरोप्थिलीमिया। तो जीरोप्थिलीमिया में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और जीरोप्थिलीमिया से जो प्रभावित भाग होता है वो भी मैंने बता दिया, कार्निया। और जो तीसरी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, उसका नाम है कोरोनियल जेरोसिस, कोरोनियल जेरोसिस, जेरोसिस। कोरोनियल जेरोसिस में क्या होता है, आपके कार्निया के ऊपर एक पतली झिल्ली लग जाती है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं।
कार्निया के ऊपर एक पतली झिल्ली चढ़ जाती है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, और पतली झिल्ली चढ़ जाने की वजह से आपको अपनी आंखों से ब्लर दिखेगा, यानी आंखों से चीजें स्पष्ट नहीं दिखेंगी, ब्लर दिखेगा। उसी को कहा जाता है कोरोनियल जेरोसिस। तो जो कोरोनियल जेरोसिस है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ये सारा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिया, और इससे रिलेटेड जो डिजीज होती हैं मैंने उसको भी बता दिया। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि विटामिन ए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं विटामिन सी। तो रफ कर दे रहे हैं, अब लिखेंगे विटामिन सी। हमारा ए कंप्लीट हो चुका है, अब लिखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो मेंशन करते हैं रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो मेंशन कर लेते हैं विटामिन सी, विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन होता है। घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन होता है। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो लिखते हैं यहां पर विटामिन सी, विटामिन सी खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है। यानी जो खट्टे फल होते हैं वो मेजर सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के। तो एग्जांपल में मैं मेंशन कर दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैं वही मेंशन करूंगा। सोर्स तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, एग्जांपल के रूप में मैं उन्हीं चीजों को मेंशन करूंगा। तो विटामिन सी जो होते हैं वो खट्टे फलों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख दे रहे हैं, जैसे विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो होता है आंवला। तो मेंशन करते हैं आंवला। आंवला विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना जाता है। उसके बाद अंगूर भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। उसके बाद नींबू, संतरा, नारंगी, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब मेजर सोर्सेज हैं जहां से विटामिन सी आपको मिल जाता है। इसके अलावा भी कई सारे सोर्स हैं जहां से विटामिन सी मिलता है, जो एग्जाम में पूछा गया है। अब उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूं, जैसे पपीता। अक्सर लोगों का दिमाग इस पे नहीं जाता, उनको लगता है कि खट्टे फलों में ही विटामिन सी पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। खट्टे फलों में ज्यादा विटामिन सी पाया जाएगा, लेकिन अदर जो सोर्सेज है उनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। जैसे पपीता, पपीते में भी विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद कच्चा पत्ता गोभी, कच्चा पत्ता गोभी, जो कच्चा पत्ता गोभी होता है वो भी विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा भी जैसे मिर्च, मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मटर, मटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे सीताफल, सीताफल, तो सीताफल में भी विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद है मूली, मूली में भी विटामिन सी पाया जाता है। मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए लिखा क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। ये चारों ऑप्शन दिया गया था और पूछा था कि विटामिन सी किसमें ज्यादा पाया जाता है। तो मैं यहां आपको बता दे रहा हूं, अगर हम 100 ग्राम मिर्च के बारे में बात करूं, अगर हम 100 ग्राम मटर के बारे में बात करूं, अगर हम 100 ग्राम सीताफल के बारे में बात करूं और 100 ग्राम मूली के बारे में बात करूं, तो इसमें कितना पाया जाता है, कितना जो है विटामिन पाया जाएगा, विटामिन सी। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, मिर्च में लगभग 143.7 मिलीग्राम के समथिंग आपको विटामिन देखने को मिल जाएगा। मटर में 40 मिलीग्राम के समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा। सीताफल में 9 मिलीग्राम के अप्रोक्सीमेट आपको यहां पर विटामिन सी देखने को मिल जाएगा। और मूली में देखने को मिलेगा लगभग 14.8 मिलीग्राम के समथिंग। तो यहां पर मैंने आंकड़ा इस वजह से लिखा है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था। ये 4 ऑप्शन दिया गया था, पूछा था कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इन 4 ऑप्शन में मिर्च में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यहां पर आप देखिए मैंने आंकड़ा भी लिख दिया है। तो विटामिन सी जो होता है वो मिर्च में भी पाया जाता है, मटर में भी पाया जाएगा, सीताफल में पाया जाएगा
और मूली में भी पाया जाएगा। बातें क्लियर हो गई। अब कुछ और फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं। ये मैंने सोर्स बता दिया आपको। अब इसमें कुछ और फैक्ट हैं जिनको मेंशन करते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे विटामिन जो सी होता है वो जो ड्रिंकिंग करते हैं उनके बॉडी में ये स्टोर नहीं होता, ये नष्ट हो जाता है। तो लिखेंगे शराब पीने से विटामिन सी नष्ट हो जाती है। तो शराब पीने से विटामिन नष्ट हो जाती है, विटामिन सी नष्ट हो जाती है। तो जो ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं अगर वो जो है विटामिन सी खाएंगे भी तो वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो एल्कोहलिक होता है और ये जो है विटामिन सी जो शराब होता है इस वजह से विटामिन सी क्या हो जाता है, इससे नष्ट हो जाता है। अगली चीज यहां पर लिखेंगे कि जो विटामिन सी होता है उसे बोलते हैं हीट सेंसिटिव विटामिन। विटामिन सी को ऊष्मा संवेदी विटामिन कहा जाता है। ऊष्मा संवेदी विटामिन कहा जाता है। ऊष्मा संवेदी विटामिन कहा जाता है। ऊष्मा संवेदी का मतलब हीट सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये ज्यादा हीट जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता और अगर आप ओवर कुकिंग करेंगे तो विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जिन हरी साग सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है कोशिश करिए कि उन सब्जियों को जो है नॉर्मल पकाएं, ओवर कुकिंग ना करें, क्योंकि ओवर कुकिंग करेंगे तो विटामिन सी जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ओवर कुकिंग करने से, ज्यादा हीट देने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है और ये पानी में डिजॉल्व होकर भी ये नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा ये चीज। और अगली चीज यहां पर जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो विटामिन सी होता है वो लौह अवशोषक होता है। तो मेंशन करते हैं विटामिन सी लौह अवशोषक होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे जो भी फूड वगैरह आप खाते हैं जिनमें आयरन पाया जाता है, अगर आपके बॉडी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है तो वो क्या करता है, उस आयरन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से आपके बॉडी में आयरन की कमी नहीं होती। तो अगर विटामिन सी रहेगा तो क्या करेगा, ये जो आयरन होता है इसको भोजन से क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर विटामिन सी आपके बॉडी में कम है तो आप कितना भी आयरन की चीजें खाएंगे वो जो है क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि विटामिन सी हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में रहे। अगली चीज यहां पर लिखिएगा कि जो विटामिन सी होता है उसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। प्रतिऑक्सीकारक कहा जाता है। जब विटामिन ई की चर्चा करेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि विटामिन सी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। अब बात यह आता है कि अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। तो अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो जो बीमारी होता है उसका नाम है स्कर्वी। तो यहां लिखते हैं विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का लक्षण क्या है, मसूड़े में सूजन आ जाएगा, मसूड़ा फूल जाएगा और मसूड़े से क्या आ जाएगा, खून आने लगेगा। इसी को कहा जाता है स्कर्वी रोग। इसका एक नाम और है, इसका नाम है नाविक रोग। तो कभी कभी क्या करता है, एग्जाम में नाविक रोग लिख देता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कर्वी रोग को ही नाविक रोग कहा जाता है। नाविक रोग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो स्कर्वी रोग देखा गया था वो नाविक में देखा गया था, इस वजह से कहा जाता है स्कर्वी रोग को नाविक रोग कहा जाता है। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, ये चीज आप याद रखना। अब दो
फैक्ट यहाँ पर और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद विटामिन सी हमारी कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, विटामिन सी को प्रतिरक्षी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी विटामिन, प्रतिरक्षी विटामिन कहा जाता है। अब प्रतिरक्षी का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षी का मतलब होता है जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बना के रखे, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करे। तो विटामिन सी क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, इस वजह से कहा जाता है विटामिन सी को प्रतिरक्षी विटामिन कहा जाता है। एक फैक्ट इसमें और है, विटामिन सी को कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है, तो ये सारे फैक्ट हैं जो मैंने आप लोगों के बीच में डिस्कस किया। विटामिन सी से इतने ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही पूछे जाते हैं अक्सर करके, तो मैंने सारे फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो अगला विटामिन है वो है विटामिन डी। तो मेंशन करते हैं विटामिन डी। अब विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, मैंने आपको बताया था क्या है, उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। तो मेंशन कर लेते हैं रासायनिक नाम। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल मैंने लर्न भी करवाया था। कैल्सीफेरॉल मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? हड्डियों के लिए। और हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो मैंने कहा था वहां से आप रिलेट कर लेना कि हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, तो कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। तो रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। अब इसके कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी हड्डियों, दांतों, हमारे दांतों के लिए भी ये अच्छा माना जाता है। हड्डियों, दांतों और संधियों मतलब जॉइंट्स, संधियों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? हमारी हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है, माना जाता है। इसलिए कहा जाता है विटामिन डी हड्डियों, दांतों और संधियों के लिए एक इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में तेजी गति से बनने वाला विटामिन है। तेजी गति से बनने वाला विटामिन है। तो विटामिन डी कहां बनता है? त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा विटामिन डी बनता है। तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है? इस विटामिन डी को बहुत फास्ट तरीके से बनाती है। इसलिए कहा जाता है विटामिन डी हमारे शरीर में तेजी गति से बनने वाला विटामिन है। अगला फैक्ट हम देखेंगे, विटामिन डी को हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। हार्मोन विटामिन कहा जाता है। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि हमारे बॉडी में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है कोलिप्स हार्मोन। ये क्या करता है? ये कोलिप्स हार्मोन के ही जैसा रोल प्ले करता है। इसी वजह से कहा जाता है विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि ये कोलिप्स हार्मोन के जैसा व्यवहार करता है। इसी वजह से कहा जाता है जो विटामिन डी होता है इसे कहा जाता है ये हार्मोन विटामिन है। क्या कहा जाएगा? ये हार्मोन विटामिन है। अब यहां से एक चीज और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, क्योंकि विटामिन डी में कुछ सब कैटेगरी होती है। जैसे विटामिन डी है तो इसमें D2 और D3 भी विटामिन होता है। इसका केमिकल नेम पूछा गया है तो इसको आप लिख लीजिएगा। जैसे कि विटामिन D2 का जो केमिकल नेम है उसका नाम है एर्गोकैल्सीफेरॉल। कई बार पूछा गया है तो मैं बता दे रहा हूं। विटामिन D2 इसको कहा जाता है अर्गोकैल्सीफेरॉल। ये हमें कहां से मिलेगा? ये हमें मिलता है प्लांट सोर्स से। तो ब्रैकेट में लिख लेना प्लांट सोर्स, जिससे आपको पता लगे ये कहां से मिलेगा।
तो जो विटामिन D2 होता है उसको बोला जाता है आर्गो कैल्सीफेरॉल, और ये कहाँ से मिलता है? प्लांट सोर्स से हमें मिलता है। और जो विटामिन D3 होता है इसे हम बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है? कोले कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल। ये हमें कहां से मिलेगा? तो ये हमें मिलेगा एनिमल से। ये एनिमल सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स। इसका सोर्स क्या होता है? एनिमल सोर्स से ये मिलते हैं। तो जो विटामिन डी का सब टाइप है वो है विटामिन D2 और विटामिन D3, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे याद आया तो मैंने यहां पे इसे भी बता दिया। क्लियर हो गया? अब एक चीज और यहां पे लिखना कि जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करती है, का अवशोषण करता है। यानी भोजन से जो भी कैल्शियम और फास्फोरस आपके बॉडी को मिलता है, ये विटामिन डी क्या करता है? उस भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हम यहाँ पे रफ करेंगे और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हैं क्योंकि नीचे स्पेस कम है। यहाँ पे कुछ फैक्ट और बचे हुए हैं, जैसे विटामिन डी के सोर्स क्या है, विटामिन डी को कहां से लिया जा सकता है। तो विटामिन डी के बहुत सारे सोर्स हैं। जो इंपॉर्टेंट सोर्स है मैं उसको लिखवा दे रहा हूं। तो लिखेंगे सोर्स, विटामिन डी के सोर्स। सोर्स में सबसे पहला जो सोर्स है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। उसके बाद दूध से भी विटामिन डी मिल जाता है, ठीक है। मक्खन से भी विटामिन डी मिल जाता है। हरी सब्जियों में भी विटामिन डी मिल जाता है। हरी सब्जियों से भी क्या मिल जाता है? विटामिन डी हमें मिल जाता है। दूध हो गया, मक्खन हो गया, हरी सब्जियां हो गई और सूर्य का प्रकाश हो गया। ये सारी सोर्स है जहां से विटामिन डी मिलता है। मार्केट में एक कैप्सूल आता है विटामिन डी का, उसको भी आप जान लीजिए। उसका नाम है फिश कॉड लीवर ऑयल। ऐसे लिखिए, फिश कॉड लीवर ऑयल। बेसिकली ये जो होता है ये कॉड मछली का के यकृत का तेल होता है जो कैप्सूल के फॉर्म में मार्केट में आता है। अगर विटामिन डी की कमी ज्यादा देखी जाती है तो डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल को सजेस्ट किया जाता है। इसका नाम है फिश कॉड लीवर ऑयल। ये कॉड मछली का क्या होता है? लीवर का तेल होता है। ये भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स। तो ये बच्चों में होता है, इसलिए आप मेंशन करना विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स का मतलब सूखा रोग। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं सूखा रोग। रिकेट्स बीमारी हो जाता है। रिकेट्स में होता क्या है? रिकेट्स में जो हड्डियां होती हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं, हड्डियां एकदम मुलायम हो जाती हैं और मुलायम होकर के कमजोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, बेंड कर जाती हैं। उसी को कहा जाता है रिकेट्स। ये रिकेट की जो प्रॉब्लम है ये बच्चों में देखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। अगर विटामिन डी की कमी जो है वयस्कों में हो गया तो फिर उनको कौन सी बीमारी हो जाती है? तो लिख लीजिएगा, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया ये रिकेट्स के ही जैसा होता है। जैसे लक्षण रिकेट्स में होते हैं वैसे ही लक्षण ऑस्टियोमलेशिया में भी होते हैं। अंतर बस इतना है कि ये वयस्क में पाया जाता है, ये बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर होकर के हड्डियां क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। इसी को कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। तो ये जो दो बीमारी हमने बताया ये विटामिन डी की कमी से होती है। अब एक चीज मैं यहाँ पे और बता देना चाह रहा हूं कि विटामिन डी को हम सनसाइन विटामिन कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, विटामिन डी को अक्सर पूछा जाता है, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन, सनसाइन या सनलाइट
विटामिन कहा जाता है, सनसाइन विटामिन कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सनसाइन विटामिन? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिल जाता है? विटामिन डी। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं। आपको लगता है कि अगर हम सूर्य के प्रकाश में नहीं बैठते हैं तो हमारी बॉडी विटामिन डी नहीं बना पाएगी। ऐसा नहीं है। जो विटामिन डी है हमारी बॉडी अक्सर वो बना लेती है, सूर्य के प्रकाश की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में होता क्या है कि अगर आप सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो विटामिन डी बनने का जो रेट है, जो रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। यानी विटामिन डी का जो प्रोडक्शन है वो सूर्य के प्रकाश में तेज हो जाता है और हमारी बॉडी जो होती है वो फास्ट तरीके से विटामिन डी बना पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सूर्य के प्रकाश आप नहीं लेते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, विटामिन डी हमारी बॉडी बना लेती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में अगर आप बैठते हैं तो विटामिन डी का जो रेट है बनने का वो फास्ट हो जाता है। इस वजह से इसे कहा जाता है सनशाइन विटामिन। एक नाम इसे और दिया जाता है पुअर मैन विटामिन। पुअर मैन विटामिन, पुअर मैन विटामिन भी कहा जाता है, गरीबों का विटामिन। क्योंकि क्या होता है, इसके लिए कोई कास्ट पेड नहीं करना पड़ता, कोई कास्ट देना नहीं पड़ता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, हर प्रकार के व्यक्तियों को सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और वहां से उनके बॉडी में विटामिन डी का निर्माण हो जाता है। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है पुअर मैन विटामिन। तो हमने यहाँ पर विटामिन डी के इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा किया, विटामिन डी से होने वाले जो डिजीज है हमने उस पर चर्चा किया, और विटामिन डी के जो कुछ नाम दिए गए हैं उन पर हमने चर्चा किया। यही सारे फैक्ट हैं जो विटामिन डी से पूछे जाते हैं। हमारा विटामिन डी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई, तो यहां पर लिखिएगा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है मैंने आपको बताया था, तो मेंशन कर लेना टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपको ये जो केमिकल नेम है ये आपके माइंड में सेट हो जाए। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अब विटामिन ई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम उनको देख लेते हैं। जैसे विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, कहा जाता है। यहां पे जो फैक्ट है मैं लिख रहा हूं उसके बाद समझा दूंगा। ब्यूटी विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। विटामिन ई, विटामिन ई से जनन क्षमता में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। जननांग मजबूत रहते हैं। तो अगर विटामिन ई आपके बॉडी में है तो जो जनन क्षमता होता है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ये भी फैक्ट आप यहां पर लिख लीजिएगा। विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, कहा जाता है। पहले आप फैक्ट नोट करते जाइए, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। अगला फैक्ट है विटामिन ई मांसपेशियों को सक्रिय मतलब एक्टिव रखता है, मांसपेशियों को सक्रिय रखता है। एक फैक्ट और है, लिखिएगा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे बोलते हैं कोशिका कला, कोशिका कला, कोशिका कला जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो विटामिन ई जो होता है वो क्या करता है? जो हमारा कोशिका कला है, कोशिका कला को ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। अगला पॉइंट यहां लिखेंगे, जो एपिथेलियमी ऊतक होता है, यहां पर लिखिएगा विटामिन ई एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक या टिश्यू जिसे बोला जाता है, एपिथेलियमी टिश्यू या ऊतक लिख लीजिएगा। इसका हिंदी नाम होता है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू यहां लिखिए, अगर लिख रहे हैं तो एपिथेलियल टिश्यू जिसे हिंदी में कहा जाता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक के
सामान्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक विटामिन होता है, लाभदायक विटामिन होता है। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया कि इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई से जनन क्षमता में वृद्धि होती है, जनन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। विटामिन ई से जनन क्षमता में वृद्धि होती है, जननांग मजबूत रहते हैं। विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई मांसपेशियों को सक्रिय रखता है, कोशिका कला को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ करता है लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, एपिथेलियमी जो टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं उपकला ऊतक, उपकला ऊतक के समान स्वास्थ्य के लिए भी क्या होता है, ये लाभकारी विटामिन होता है। अब विटामिन ए ई की अगर कमी हो गई तो हमारे बॉडी में कौन सी बीमारी हो जाती है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो विटामिन ई की अगर बॉडी में कमी हो गई तो कौन सी बीमारियां होंगी। पहली चीज, अगर विटामिन ई की अगर कमी हुई तो जनन क्षमता कमजोर हो जाता है, जनन क्षमता कमजोर हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जननांग कमजोर हो जाते हैं, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है। उसके बाद 2 पॉइंट और मेंशन करेंगे। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन रोग हो जाता है। और पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है, पुरुषों में विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। उसके बाद एक पॉइंट और है, इसको मेंशन कर लेते हैं, अर्ली एजिंग प्रॉब्लम। इसको ऐसे ही लिख लेना, अर्ली एजिंग की समस्या आ जाती है। तो विटामिन अगर ई की कमी हुआ तो जनन क्षमता क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। सेक्सुअल पावर क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। और हमारे जो जननांग है वो भी क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मोतियाबिंद की समस्या हो जाती है। विटामिन ई की कमी से महिला में बांझपन रोग हो जाता है और पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है और अर्ली एजिंग की समस्या आ जाती है। इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम क्लियर कर दे रहे हैं जिससे सारी चीजें आप रिलेट कर पाओ। मैं इसे ओरली बता दे रहा हूं, इसे हम नोट डाउन नहीं करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सारी समस्याएं आती कैसे हैं, ओरल में बता दे रहा हूं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन बन जाता है। ये जो फ्री ऑक्सीजन होता है इसका हमारे बॉडी से निकल जाना या इसका नष्ट हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नष्ट नहीं होंगे, ये निकलेंगे नहीं, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां होती हैं वो पैदा करती हैं। मान लीजिए कि हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें बहुत सारे O2 बन गए, बहुत सारे मुक्त ऑक्सीजन बने। अगर ये मुक्त ऑक्सीजन जो है हमारी स्किन में चले जाते हैं तो स्किन में क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर के जो टिश्यू होते हैं, जिनके लेयर होते हैं, उनको डेड कर देते हैं। अगर हमारे टिश्यू डेड हो गए, हमारे टिश्यू यानी जो हमारे सेल वगैरह होते हैं, अगर वो डेड कर गए तो होता क्या है कि जो हमारा चेहरा है, चेहरे की जो चमक होती है वो खत्म हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरे पर रिंकल्स निकल जाते हैं और जो चेहरे का जो टाइटनेस है वो गायब हो जाता है, जो चेहरा है वो लटक जाता है। देखने में ऐसे लगता है कि कम उम्र का व्यक्ति जो है वो ज्यादा उम्र का दिखता है। तो यहाँ पर लिखा है अर्ली एजिंग प्रॉब्लम। तो अर्ली एजिंग प्रॉब्लम कैसे होती है हमने आपको बता दिया। ये जो फ्री जो ऑक्सीजन होता है जब ये स्किन में जाता है
तो स्किन के अंदर के लेयर को ये डेड कर देता है। डेड करने से हमारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, हमारा चेहरा ड्राई हो जाता है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, टाइटनेस खत्म हो जाता है, देखने में ऐसा महसूस होता है जैसे लगता है कि कम उम्र का जो व्यक्ति है वो ज्यादा उम्र का दिखे, इसीलिए कहा जाता है अर्ली एजिंग प्रॉब्लम। दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, अगर यही O2 हमारे हार्ट में चला जाता है तो हमारे हार्ट में पाया जाता है कार्डियक सेल। ये क्या करता है, उस कार्डियक सेल पर इफेक्ट डालता है और कार्डियक सेल को ये क्या कर देता है, डेड कर देता है। जब कार्डियक सेल डेड हो जाएगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, हमारी नसों में ब्लॉकेज आ जाती हैं और जब ब्लॉकेज आएंगी तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और अगर यही O2 जो है हमारी आंखों में चला जाता है तो आंखों के रेटिना में, तो आंखों में रेटिना में जो रॉड सेल पाया जाता है, रॉड सेल की जो विजुअल पावर है उसको ये डिक्रीज कर देता है, उसको कम कर देता है। और जब रॉड सेल का पावर कम हो जाएगा तो चीजें स्पष्ट रूप से दिखेंगे नहीं, जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। इससे क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाता है। उसके बाद अगर यही जो विटामिन यही जो हमारा O2 है अगर ये चला जाता है रिप्रोडक्टिव सेल में, तो होता क्या है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्म। तो ये स्पर्म सेल में चला गया तो स्पर्म सेल को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। और अगर ये फीमेल में चला गया तो फीमेल की जो ओवा होती है ये ओवा सेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और जब फीमेल की ओवा सेल को ये डिस्ट्रॉय करेगा और जो मेल के जो स्पर्म सेल को अगर ये डिस्ट्रॉय कर देगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो महिलाओं में क्या आ जाएगा, बांझपन आ जाएगा, और पुरुष में क्या आ जाएगी, नपुंसकता आ जाएगी। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए जो मैंने आपको बताया, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है मैंने ये भी बता दिया। अब यहां से एक चीज याद रखना कि विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब विटामिन ए के कुछ सोर्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, लिख लीजिएगा। स्रोत, जो अंकुरित गेहूं होता है उसमें विटामिन ई पाया जाता है, तो अंकुरित गेहूं इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद जितने पानी वाले फ्रूट्स आते हैं, खरबूज, तरबूज, ककड़ी हो गया, फिर अनार हो गया, जितने भी पानी वाले फ्रूट्स होते हैं सब में विटामिन ई पाया जाता है। नारियल पानी में भी विटामिन ई पाया जाता है। तो अंकुरित गेहूं हो गया, दूध हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हरी सब्जियां हो गई, उसके बाद जितने पानी वाले फ्रूट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, सब में विटामिन ई पाया जाता है। क्लियर हो गया। तो विटामिन ई भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने सब कुछ आपके साथ बता दिया डिटेल में। अब जो लास्ट वाला विटामिन है वो है विटामिन के। तो विटामिन के को हम देख लेते हैं। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है मैंने क्या बताया था, रासायनिक जो नाम है क्या बताया था, फिलोक्विनोन। तो मेंशन कर लेते हैं, फिलोक्विनोन। ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के से जो ज्यादातर के क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है। तो याद रखना, यहां पर मेंशन कर लेते हैं, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से, ऐसा लिखिए, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनता है। इसे कहते हैं रुधिर स्कंदन। क्या कहा जाता है, रक्त का थक्का, या इसे कहा जाता है रुधिर स्कंदन। तो विटामिन के की वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट होता है, और ब्लड क्लॉट होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। अगर आपके बॉडी में कहीं पर चोट लगा और अगर आपके ब्लड में विटामिन के नहीं है तो होगा क्या कि आपका ब्लड जब बॉडी से बाहर आएगा, कहीं कट लग गया, ब्लड निकलने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, तो वो जो ब्लड है वो जल्दी जमेगा नहीं, उसका थक्का जल्दी नहीं जमेगा। अगर नहीं जमेगा तो होगा क्या कि बहुत सारी ब्लीडिंग जो है हो जाएगी, जो आपके बॉडी पर निगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो विटामिन की करता क्या है कि जैसे ही कहीं कट लगता है, ब्लड जो है बॉडी से बाहर आता है, तो ब्लड जो बाहर आता है उसके पीछे जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या करता है, उस केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। इस वजह से हमारे बॉडी से निकले हुए ब्लड जो है बहुत तेजी से थक्का बना देता है। तो क्या करता है ये विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनता है। अगर विटामिन के हमारे बॉडी में नहीं है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी और हमारे बॉडी से बहुत सारे ब्लड क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, जिसका निगेटिव इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ेगा। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब किसी का ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो ये क्या करते हैं, विटामिन के चेक करते हैं, क्योंकि उनको पता होगा कि अगर इनके बॉडी में विटामिन के नहीं होगा और ऑपरेशन कर दिया जाएगा तो ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, क्योंकि विटामिन के ही ऐसा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का बना पाता है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, विटामिन के को चेक करते हैं। अगर विटामिन के बराबर है तब ऑपरेशन किया जाता है, और अगर विटामिन के नहीं बराबर है तो फिर विटामिन के जो के से जो सोर्सेस है उनको बताया जाता है, विटामिन के जो कैप्सूल है उनको दिया जाता है। जब विटामिन के जो है कंप्लीट बॉडी में आ जाता है प्रचुर मात्रा में, तब जाके डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक चीज और, कि विटामिन के को उत्प्रेरक कहा जाता है। विटामिन के को उत्प्रेरक कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि ब्लीडिंग प्रोसेस जो होता है, ब्लीडिंग प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके रेट को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, उसी को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन के से। एक ही मात्र क्वेश्चन है जो विटामिन के से पूछा जाता है, रुधिर स्कंदन का। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि विटामिन के उत्प्रेरक का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग में जो रासायनिक अक्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उनके रेट को बढ़ा देता है, यानी उनके रेट को फास्ट कर देता है, प्रोसेस को फास्ट कर देता है, जिसके तत्काल रूप से जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाता है। अगर विटामिन के की जो कमी हो अगर बॉडी में हो जाती है तो कभी कभी होता है कि अगर जख्म बॉडी के अंदर लग गया और ब्लीडिंग हो गई तो वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो पाती है, और ब्रेन हेमरेज जैसे प्रॉब्लम्स भी विटामिन के की कमी से हो जाते हैं। विटामिन के के जो सोर्स हैं उनको भी हम लिख दे रहे हैं। स्रोत में जैसे गोभी विटामिन जो है के का अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे मेथी भी विटामिन के का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके बाद यही सारे जो स्रोत हैं वो विटामिन के होते हैं, जैसे गोभी हो गया, मेथी हो गया, दूध हो गया, इनमें विटामिन के पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जहां से विटामिन के पाया जाता है। तो विटामिन के क्या है मैंने आपको बता दिया, विटामिन के से होने वाले डिजीज को मैंने आपको बता दिया, विटामिन के केमिकल नेम को हमने बता दिया। तो हमारा ये विटामिन कंप्लीट हो गया है। अब केवल बचा हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आपको करना क्या है, सारे विटामिन जो मैंने आपको बता दिया इसको आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें आपके माइंड स्टेट में इजीली बैठ जाएंगी और चीजें भूलेंगी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।